जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ द पॉलिटी। इस लेक्चर में हम रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स को कवर करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको आप सभी को बताना चाहूँगा कि चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और लेक्चर्स के सारे पीडीएफ को वहाँ से अवेल कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल 22 तक कवर कर लिया था। नेक्स्ट सेट ऑफ आर्टिकल्स है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। पहला आर्टिकल आर्टिकल 23। देखिए, आर्टिकल 23 जो है ये प्रोहिबिट करता है ह्यूमन बीइंग को ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर को। आपको पहला पॉइंट इसमें याद रखना है कि इट इज़ अगेंस्ट स्टेट एंड प्राइवेट सिटीजन्स। आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि स्टेट जो है वो कंपलसरी सर्विस पब्लिक पर्पज़ के लिए इम्पोज कर सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स। ये ग्राउंड्स आपको याद रखना है रेस, रिलीजन, कास्ट एंड क्लास। देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल 24 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 24 जो है वो प्रोहिबिट करता है चिल्ड्रन के एम्प्लॉयमेंट को बिलो द एज ऑफ 14 इन हजार्डस इंडस्ट्रीज़। देखिए, आप याद रखेंगे इसको कि हजार्डस इंडस्ट्रीज़ का डेफिनेशन जो है गवर्नमेंट टाइम टाइम पे निकालते रहती है। हजार्डस इंडस्ट्रीज़ में कई सारे इंडस्ट्रीज़ इंक्लूड करते हैं, जैसे बम पड़ाका का, फायर क्रैकर्स के इंडस्ट्रीज़ हो गए या फिर टॉक्सिक केमिकल्स हो गए, इस टाइप से। तो आपको ये याद रखना है कि इट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज 14 इन हजार्डस इंडस्ट्रीज़। इसका ये भी मतलब होता है कि इट डज़ नॉट प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर इन नॉन हजार्डस इंडस्ट्रीज। देखिए, इसका पॉइंट का एक्सप्लेन हम करते हैं कि अगर कोई चाइल्ड अगर स्कूल जाता है और स्कूल आने के बाद वो अपने घर के इंटरप्राइज में, घर के बिजनेस में अपने हाथ बढ़ाता है, तो उसको हम चाइल्ड लेबर के डेफिनेशंस में इंक्लूड नहीं करेंगे अगर वो बिज़नेस हजार्डस इंडस्ट्रीज नहीं है। तो देखिए, चाइल्ड लेबर एक्ट 2016 है, इसका एक पॉइंट आपको याद रखना है कि दिस इन प्रोहिबिट्स ऑल काइंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ 14 साल के बच्चों का नीचे का 14 साल के नीचे के बच्चों का सभी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट करता है चाइल्ड लेबर एक्ट 2016। और इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स 14 टू 18 ईयर्स के चाइल्ड हजार्डस इंडस्ट्रीज़ में। देखिए, नेक्स्ट सेट ऑफ आर्टिकल है ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलेशन है। ये आर्टिकल 25 से 28 तक पहला आर्टिकल है। देखिए, पहला आर्टिकल 25 जो है इट गारंटीज फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रीच एंड प्रोपेगेट रिलीजन। देखिए, फंडामेंटल राइट सभी को दिया गया है कि आप अपने रिलीजन को का प्रचार कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीच भी कर सकते हैं। लेकिन आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कन्वर्ट होने के लिए। दिस इज़ नॉट द फंडामेंटल राइट कि आप अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए किसी को फोर्सफुल कन्वर्शन करें। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है इस आर्टिकल में कि हिंदूज जो है वो बहुत ब्रॉड टर्म है और ये इंक्लूड सारे हिंदूज, सिख्स, जैन्स एंड बुद्धिस्ट को भी करते हैं। देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आर्टिकल 25 से आपको याद रखना है, रेस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, दैट इज़ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। आर्टिकल 26 जो है ये फंडामेंटल राइट गारंटी करता है रिलीजियस डिनोमिनेशंस को वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, अक्वायर कर सकते हैं प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। आप इसको ध्यान रखेंगे। देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 जो है ये फंडामेंटल राइट गारंटी करता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। देखिए, टैक्स जो है वो लिवाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई सर्विस अगर आप अवेल करते हैं किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे तो उसके लिए आपको फ़ीस चार्ज करना पड़ता है। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि अगर आप दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर स्वामी महाराज के हिंदू रिलीजन को प्रोपेगेट करने के लिए आपसे टैक्स तो चार्ज नहीं करेगा, लेकिन वहाँ के अगर आप सर्विस को अवेल करते हैं, जैसे कि वहाँ पे वाटर पार्क शो हो गया या फिर और भी कुछ सर्विस को अवेल करते हैं, तो उसके लिए आपको फ़ी चार्ज करना पड़ता है। तो आप बस इतना समझिए कि आर्टिकल 27 जो है किसी को फोर्स नहीं कर सकता टैक्स पे करने के लिए किसी पर्टिकुलर रिलीजन के को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट सेट ऑफ आर्टिकल है, देखिए आर्टिकल 28। देखिए, आर्टिकल 28 जो है ये फंडामेंटल राइट देता है, फंडामेंटल राइट गारंटी करता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये कुछ पॉइंट्स हैं आर्टिकल 28 में जो आपको याद रखने हैं कि किस टाइप के रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस किस टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अलाउ होते हैं या नहीं अलाउ होते हैं। देखिए, पहला वो इंस्टीट्यूशन जो कि होली मेंटेन बाई अगर स्टेट है तो उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड हैं। नेक्स्ट है कि अगर जो इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्ट्रेड बाई स्टेट है एंड लेकिन वो इस्टेब्लिश हुआ है एज ए ट्रस्ट, उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस परमिटेड हैं। देखिए, नेक्स्ट अगर इंस्टीट्यूशन जो कि उसको रिकॉग्निशन मिला है स्टेट के द्वारा तो उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस परमिट किए जा सकते हैं वॉलंटरी बेसिस पे, और स्टूडेंट के पास यहाँ पर फ्रीडम है, वो चाहे तो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस को या फिर नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं।
अगेन जो इंस्टीट्यूशंस जो स्टेट से फंडिंग रिसीव कर रही है, एड रिसीव कर रही है, तो उसमें भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो है वो परमिट किया जाता है वॉलंटरी बेसिस पे। और अगेन यहाँ पे स्टूडेंट्स के पास फ्रीडम होती है, दे कैन ईदर अटेंड और नॉट, दे मे और मे नॉट अटेंड दैट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। देखिए नेक्स्ट सेट ऑफ आर्टिकल है ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, दैट इज आर्टिकल 29 एंड 30। देखिए आर्टिकल 29 में आपको याद रखना है कि जो भी यहाँ पे इंडियन सिटीजन्स रिसाइड कर रहे हैं और वो अपने डिस्टिंक्ट लैंग्वेज को, कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, उनको फंडामेंटल राइट है। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल 29 से अब जो आपको पॉइंट याद रखना है, ये एक ग्रुप राइट है, क्योंकि यहाँ क्योंकि इट इंक्लूड्स रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार गिमिक किया जाता है। आप अगर एग्जाम में आए कि आर्टिकल 29 रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को इंक्लूड करता है कि नहीं, तो आप उसको बेझिझक टिक करेंगे यस। देखिए आपको नेक्स्ट जो आपको याद रखना है ग्राउंड्स को। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, किसी भी सिटीजन्स को एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो कि स्टेट द्वारा मेंटेन की जा रही है या स्टेट से एड रिसीव कर रहे हैं, फंडिंग रिसीव कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड्स। आपको ग्राउंड से याद रखना है रेस, रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 जो है वो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए है। इसका ये मतलब है कि फंडामेंटल राइट गारंटी करता है आर्टिकल 30, दे कैन स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देखिए एक और पॉइंट आपको, दो पॉइंट और आपको याद रखना है कि दे इंजॉय द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी। देखिए जो प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं वो लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को प्रमोट करने के लिए, दिस इज़ द फंडामेंटल राइट। लेकिन जो आर्टिकल 31 नेक्स्ट आर्टिकल में हम देखेंगे कि आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी था, दैट इज़ नो मोर अ फंडामेंटल राइट। उसको आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने फंडामेंटल राइट से हटा करके उसको एक लीगल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 300A। तो ये आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दीज राइट टू माइनॉरिटीज़ दे स्टिल एन्जॉय द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 30। देखिए एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि रिजर्वेशन ऑफ फॉर ओबीसीज इन दीज इंस्टीट्यूशंस एजुकेशन पर्पज़ के लिए, दीज डू नॉट अप्लाई टू दीज इंस्टीट्यूशंस। ये 93rd अमेंडमेंट एक्ट आया था। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। रिट्स, देखिए आर्टिकल 32 ही कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। अगर आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं आर्टिकल 32 के अंडर, या फिर आप हाई कोर्ट में भी जाते हैं अंडर आर्टिकल 226 रेड पिटिशन फाइल करते हैं। देखिए रेड पिटिशन से मूव करने से पहले हम दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। आर्टिकल 32 जो है वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का है, पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू एम्पावर एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट टू इशू रेट्स ऑफ ऑल काइंड्स। देखिए प्रेसिडेंट जो है ही कैन ऑल्सो रिमूव द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दैट इज आर्टिकल 32 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। देखिए रेट्स हम देखते हैं। देखिए रेट्स में आपको पर्टिकुलरली एग्जाम व्यू पॉइंट से आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। रेट का नाम, उसका मीनिंग क्या है, लोकल स्टैंड आई वहाँ पे अप्लाई होता है या नहीं, और ये किसके अगेंस्ट अप्लाई होता है। देखिए लोकल स्टैंड आई का मतलब है कि उस पर्टिकुलर रेट को अवेल करने के लिए क्या मुझे वहाँ पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है या नहीं। बस देखिए पहला आपको जो रेट याद रखना है हेबियस कॉर्पस, इसका सिंपल मीनिंग है हैव द बॉडी, मतलब प्रेजेंट द बॉडी। इसमें लोकल स्टैंड आई अप्लाई नहीं होता है और ये प्राइवेट सिटीजन्स और पब्लिक अथॉरिटी दोनों के लिए एप्लीकेबल है। हेबियस कॉर्पस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मान लीजिए किसी को जेल हो गई और उसके कोई रिश्तेदार नहीं है, तो और उसे लग रहा है कि नहीं उसका फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है, उसे वांट टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, तो अब वो जेल में है, तो कैसे वो अपने हेबियस कॉर्पस राइट को, रेट पिटिशन को अवेल करेगा। इसीलिए उसका वहाँ पे होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे कोई भी एनजीओ या फिर कोई भी थर्ड पार्टी उस पर्टिकुलर बंदे के लिए हेबियस कॉर्पस रेट पिटिशन फाइल करके उसके बारे में उसके फंडामेंटल राइट्स को अश्योर कर सकती है। देखिए नेक्स्ट रेट्स ऑफ मैंडेबस। मैंडेबस का मतलब होता है कमांड। इसका मतलब है कि टू गेट द जॉब डन बाय द अथॉरिटी। देखिए इसमें लोकल स्टैंड अप्लाई होता है, मतलब वहाँ पे आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। ये अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल होता है। प्रोविजन आप याद करें फॉरबिड, इसका मतलब है कि लोअर कोर्ट को प्रोसीडिंग करने से रोक दिया जाता है क्योंकि उनके जुरिस्डिक्शंस के बाहर होता है। इसमें लोकल स्टैंड अप्लाई होता है। ये जुडिशियल एंड क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट है। सर्श्योरी का मतलब होता है सर्टिफाइड, मतलब ट्रांसफ़र करना है केस को ड्यू टू एक्सेस ऑफ लोअर कोर्ट जुरिस्डिक्शन। इसमें भी लोकल स्टैंड अप्लाई होता है। ये भी जुडिशियल एंड क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है। कोअराउंटर का मतलब है व्हाट इज़ योर अथॉरिटी टू होल्ड अ पर्टिकुलर ऑफिस। ये उन लोगों के लिए है जो अनक्वालिफाइड पर्सन अगर पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, तो कोअराउंटर रिट पिटिशन की फाइल करके हम पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर अथॉरिटी दैट यू आर होल्डिंग दैट पोस्ट।
इसमें भी देखिए लोकल स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। ये अगेन किसी पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। देखिए इस पूरे रिट पिटिशंस का क्रक्स आप याद रखें कि हाइबियस कॉर्पस और क्वो वारंटो में लोकल स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता है। और सभी का मतलब आप ध्यान रखेंगे। देखिए हेबियस कॉर्पस मतलब हैव द बॉडी, मैंडेमस मीन्स कमांड, प्रोविजंस मीन्स फॉरवर्ड, सर्श्योरे मीन्स सर्टिफाइड, क्वो वारंटो मीन्स बाई वॉट अथॉरिटी। देखिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं अदर आर्टिकल्स की तरफ। देखिए आर्टिकल 33 जो है ये रिस्ट्रिक्ट करता है कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ पीपल जो कि आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस फोर्सेस, ये कोई गुट नहीं बना सकते। और ये देखिए इसका रीज़न ये है कि दे आर द अथॉरिटीज़ दैट हैव बीन गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू मेंटेन पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर। इसलिए आर्टिकल 33 जो है सर्टेन काइंड ऑफ पीपल के फंडामेंटल राइट को लिमिट करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखें कि आर्टिकल 33 जो है ये सिर्फ आर्म फोर्सेस के ये सब इनके ऑफिसर्स या सिर्फ सर्विंग पर्सनल्स के लिए नहीं है, वहाँ पे जो लोग भी काम करते हैं जैसे कुक हो गए, कारपेंटर हो गए, उनके लिए भी ये वैलिड है। देखिए आर्टिकल 34 आपको बस इतना याद रखना है कि ये मार्शल लॉ, जब इंडिया में जब मार्शल लॉ कहीं पे फोर्स है तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट का रिस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि मार्शल लॉ अंडर आर्टिकल 34 कहीं भी किसी भी एरिया में अप्लाई किया जा सकता है, और ये पार्लियामेंट को इट एम्पावर्स और ये पार्लियामेंट को एम्पावर्स टू इंडेमनिफाई एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी अदर पर्सन वेयर मार्शल लॉ इज इन फोर्स। देखिए मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में कुछ डिफरेंस है, आप उसको समझिए। देखिए मार्शल लॉ जो है ओनली फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करेगा, लेकिन नेशनल इमरजेंसी ना ही सिर्फ फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करेगा बल्कि बहुत सारी चीज़ों को, जैसे सेंट्रल स्टेट रिलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, लेजिस्लेटिव, हो सकता है पार्लियामेंट के टेनर को भी एक्सटेंड कर दे। नेक्स्ट पॉइंट आपको डिफरेंस याद रखना है कि मार्शल लॉ जो है सस्पेंड करता है गवर्नमेंट ऑन ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स को, लेकिन ऐसा नेशनल इमरजेंसी में नहीं होता है। गवर्नमेंट कंटिन्यूज एंड ऑर्डिनरी सो एज दी ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। तीसरा डिफरेंस आपको याद रखना है कि मार्शल लॉ जो है वो तब इम्पोज होता है कि जब लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डाउन हो चुके होते हैं, और उसको रीस्टोर करने के लिए हम मार्शल लॉ को यूज़ करते हैं, इम्पोज करते हैं। लेकिन नेशनल इमरजेंसी जो है इट इज़ इम्पोज ओनली ऑन 3 ग्राउंड्स। वियर, आप इसको शॉर्टकट्स में ऐसे याद कर सकते हैं, वियर मतलब वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रेबेलियन। देखिए इट इज़ इम्पोज ऑन स्पेसिफिक एरिया, और मार्शल लॉ की हम बात कर रहे हैं, और नेशनल इमरजेंसी है वो किसी पर्टिकुलर एरिया या पूरे पार्ट या पूरे कंट्री में अप्लाई किया जा सकता है। और मार्शल लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्शल लॉ जो है वो इम्प्लिसिट है, यहाँ पे इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कुछ मेंशन नहीं है। इट इज़ दी अंडरस्टूड वाइल नेशनल इमरजेंसी इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 352। ठीक है, इम्प्लिसिट का देखिए एक्सप्लिसिट हम तब बोलते हैं जब कहीं पे कोई ऑथेंटिक अथॉरिटी मिलती है, जैसे यहाँ पे संविधान आर्टिकल 352 एक्सप्लिसिट मेंशन करता है तब, और इम्प्लिसिट जब कहीं पे मेंशन नहीं होता है तो। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल 35। देखिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको एक वर्ड याद रखना है, रेसिडेंस। अगर आप ये याद रखें कि पार्लियामेंट ओनली हैज़ द पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू रेसिडेंस, अगर ये आता है तो आप आंख बंद करके आर्टिकल 35 टेक करके आएंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि देखिए आर्टिकल 31, मैंने पहले ही बता दिया कि आर्टिकल 31 पहले जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद ये अब लीगल राइट हो गया है। देखिए ये भी पॉइंट मैंने कवर कर दिया कि राइट टू प्रॉपर्टी जो एजुकेशनल माइनॉरिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए है, वो अभी भी एक फंडामेंटल राइट है। दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।